Hello, myself Dr. Vijayashree, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज का टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा चिंतन। यानी कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी, इसका ऊर्जा के आधार पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन रेट यानी अभिक्रिया की दर। ये क्या होती है? स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, यानी वह वेग जिस पर अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं। यह अभिक्रिया की दर तीन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी। यह फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए नेगेटिव यानी ऋणात्मक होनी चाहिए। सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। और थर्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन या सही अभिविन्यास। इन तीनों बातों का अब हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे डेल्टा जी या गिव्स फ्री एनर्जी। ये क्या होती है? डेल्टा जी इक्वल्स टू फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, यानी उत्पाद की मुक्त ऊर्जा माइनस अभिकारक की मुक्त ऊर्जा। यह निगेटिव होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शंस के लिए। तो यहां ग्राफ में दिखाया गया है, हमने इस एक्सिस पर फ्री एनर्जी ली है और यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया है या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। इसमें रिएक्टेंट यानी अभिकारक की फ्री एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, अतः डेल्टा जी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रोडक्ट वाला जो फैक्टर है ये पहले है जो कि कम है, और रिएक्टेंट वाला फैक्टर बाद में है जो कि ज्यादा है। यानी टोटल डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक यानी नेगेटिव। और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव ही होनी चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि डेल्टा जी किन किन अवस्थाओं में ऋणात्मक होगी। यहां एक रिएक्शन लेते हैं AB प्लस सी गिव राइज AC प्लस बी, जहां इसका साम्यावस्था नियतांक K है। गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक रिलेशन या संबंध होता है माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू 2.303 RT log K, जहां T एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप है और R गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक है। जैसा कि इक्वेशन से दिख रहा है, यहाँ डेल्टा जी log K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और गैस नियतांक क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना K अधिक होगा। तो यानी हम यहां से देख सकते हैं कि जितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है K अधिक होगा, और K अधिक होगा तो डेल्टा जी भी यानी माइनस डेल्टा जी की वैल्यू भी हाई होगी। इसके विपरीत माइनस डेल्टा जी की वैल्यू जितनी लो होगी K उतना कम होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी उतनी कम होगी। एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें K इक्वल्स टू यदि 1 हो। तो देखिए यहां पर यदि log हमने 1 रख दिया तो log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये जो सारी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? 0, यानी डेल्टा जी की माइनस डेल्टा जी की भी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये देखिए डेल्टा जी इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में प्रोडक्ट 50% बनता है। एक और इक्वेशन लेते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां डेल्टा एच एंथैल्पी है और डेल्टा एस एंट्रोपी है। टी पुराने इक्वेशन की तरह एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप। अब हम यहां दो कंडीशंस लेंगे जहां डेल्टा एस यानी एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है और डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रेंडमनेस,
यानी अनियमितता का की पहचान होती है। जितनी अनियमितता होगी उतनी ही अधिक एंट्रोपी होगी। जैसा कि शायद आपको पता हो, यदि हम ताश की गड्डी यानी कार्ड्स को यदि इकट्ठा कर दें तो अनियमितता कम है, इकट्ठा कर दिया यानी इस समय एंट्रोपी कम है। और उसको यदि हम हवा में ऐसे बिखेर दें तो अनियमितता बढ़ जाती है, यानी तब एंट्रोपी पॉजिटिव है। आइए इसको इक्वेशन के टर्म्स में देखते हैं। यहाँ 2H2O plus O2 give rise twice H2O2। यहाँ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 3 है और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल 2 हैं, यानी अनियमितता कम है। इस केस में डेल्टा एस निगेटिव है। यहाँ देखिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 1 है और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हैं, यानी यहाँ अनियमितता बढ़ गई। इस समय डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अब हमें ये देखना है कि यदि डेल्टा एस निगेटिव हो तो किन किन कंडीशन में रिएक्शन आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। तो देखिए, यदि डेल्टा एस निगेटिव होगा तो ये जो वैल्यू है ये टोटल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमें डेल्टा जी को निगेटिव करने के लिए डेल्टा एच का निगेटिव होना आवश्यक है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। यानी यदि डेल्टा एस नेगेटिव है तो यदि उसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा तभी वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं। अब इस केस में देखते हैं, यदि डेल्टा एस पॉजिटिव हो, यदि ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू तो नेगेटिव है ही है। अब यदि डेल्टा एच नेगेटिव है तो सोने पे सुहागा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू हाई नेगेटिव होगी। लेकिन ऐसे केस में यदि डेल्टा एच पॉजिटिव भी है तो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो यानी हमें कुल मिलाकर ये देखना है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं। हमने सेकेंड पॉइंट बताया था, रिएक्शन रेट और किस बात पर निर्भर करता है, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। ये क्या होती है, मिनिमम एनर्जी विच द रिएक्शन स्पीशीज मस्ट possess in order to undergo a specified reaction। यानी किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, जैसे ए बी सी के साथ मिलकर एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां ए भी जुड़ा हुआ है और सी भी जुड़ा हुआ है, यानी ए बी से भी जुड़ा हुआ है और बी से सी जुड़ा हुआ है। इस अवस्था को हम ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था कहते हैं। इसी संक्रमण अवस्था की जो एनर्जी या ऊर्जा होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से दिखा सकते हैं। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, ग्राफ बिटवीन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। यानी हम जैसे यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी ली है इस एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना आवश्यक होता है। और इस ट्रांजिशन स्टेट की और रिएक्टेंट के बीच में जितना ऊर्जा अंतर होता है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। ये देखिए हमने यहाँ पर दिखाई हुई है, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या है ये, द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। यदि अब यहां देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसे हम डेल्टा एच कहते हैं। किसकी, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो यहां देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होंगी, एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी। यहां देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम है
और रिएक्टेंट की ज्यादा है तो डेल्टा H कैसा होगा, निगेटिव। ऐसी रिएक्शंस को कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी। यह दोनों रिएक्शन वन स्टेप प्रोसेस यानी एक पद प्रक्रम का उदाहरण है। आइए हम एक लेते हैं टू स्टेप प्रोसेस यानी जिसमें रिएक्शन दो पदों से आगे बढ़ती है। अब फिर दो संभावनाएं हैं। एक पद तो ये है TS1 के थ्रू गुजरता है और उसके बाद एक इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती अवस्था आती है। यह पुनः एक और संक्रमण अवस्था से गुजरता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एक और कंडीशन क्या आती है, यहाँ ये TS1 है, ये संक्रमण अवस्था है और ये TS2 है और उसके बाद ये प्रोडक्ट में बदल गया। यहां हम ये बताना चाहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह पद उतना ही स्लो यानी धीमा होगा। यानी इस स्टेज से हम कह सकते हैं, देखिए इसमें TS1 और TS2 में TS1 ज्यादा है यानी प्रथम पद की सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, अतः फर्स्ट स्टेप धीमी होगी सेकंड की अपेक्षा। जबकि इसमें देखिए TS1 कम है यानी TS1 जो यानी प्रथम पद जो होगा वो कंपैरेटिवली तीव्र यानी फास्ट होगा और TS2 पद धीमा होगा। तो अब हम थर्ड जरूरी कंडीशंस पर आते हैं, वो है प्रॉपर ओरिएंटेशन या सही अभिविन्यास। यानी कोई भी मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाए तो क्या वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, नहीं। उसके लिए टकराने के लिए उसका जो डायरेक्शन है, जो उसका अभिविन्यास है, जो उसका ओरिएंटेशन है वो एकदम सही होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल टकराकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अन्यथा नहीं। जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है AA, ये मॉलिक्यूल है BB, तो यदि ये बिल्कुल इससे सीधी डायरेक्शन में टकराएंगे तो ये AB में कन्वर्ट हो जाएंगे और यदि ये कुछ इस प्रकार से टकराएंगे तो दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल तो इससे टकरा ही नहीं पा रहा, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपने कुल मिलाकर क्या देखा, किसी भी रिएक्शन के लिए तीन बातें आवश्यक होती हैं। डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए और एक्टिवेशन एनर्जी, यदि रिएक्शन रेट ज्यादा करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जहां ज्यादा है उस पद का जो स्पीड है वो स्लो होती है। और तीसरी बात ये कि मॉलिक्यूल की टक्करों का जो अभिविन्यास है वो प्रॉपर यानी उपयुक्त होना चाहिए। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमने दो स्टेज बताई थी, एक तो ट्रांजिशन स्टेट और दूसरी उन दोनों के बीच में हमने इंटरमीडिएट स्टेट दिखाई थी। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, ट्रांजिशन स्टेट की हाईएस्ट एनर्जी यानी उच्चतम ऊर्जा होती है और इंटरमीडिएट की उन दोनों के बीच की यानी उससे थोड़ी कम एनर्जी होती है। ट्रांजिशन स्टेट एक स्टेप या उससे अधिक स्टेप वाली अभिक्रियाओं में पाई जाती है, जबकि इंटरमीडिएट दो या अधिक अभिक्रियाओं वाली रिएक्शंस में दो या अधिक पदों वाली अभिक्रियाओं में पाई जाती है। ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा बहुत उच्च होती है, इसलिए इसे हम पृथक या आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, जबकि इंटरमीडिएट की ऊर्जा जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि थोड़ी कम होती है, इसलिए विशेष परिस्थितियों में इसे हम पृथक कर सकते हैं। इसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री यानी निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति नहीं होती, जबकि इंटरमीडिएट की एक निश्चित ज्यामिति होती है। बस क्या फर्क है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कितने होंगे यानी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ द स्टेप ऑफ रिएक्शन। यानी दो पद की अभिक्रिया है तो दो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, तीन पद की क्रिया है तो तीन, और एक पद की अभिक्रिया है तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। जबकि इंटरमीडिएट की संख्या ट्रांजिशन स्टेट की संख्या से एक कम होती है। तभी हमने यहां बताया है कि यह दो से अधिक पदों वाली अभिक्रियाओं में पाया जाता है।
तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि एनर्जी के आधार पर कौन सी अभिक्रियाएं होंगी और कौन सी नहीं।